का प्राचीन भारतीय इतिहास यानी कला एवं संस्कृति। अभी तक हम आपको धर्म इसके बारे में बता रहे थे। तो हम लोगों ने देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास का जो ज़्यादातर पक्ष पढ़ा है वो राजनीतिक इतिहास हमने पढ़ा है। ये पंखा बंद। देखिए इतिहास को पढ़ते समय इस चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ता है। आप देखिए बात मत करिए प्लीज़, सब लोग ध्यान से, बहुत कंफ्यूजन होता है हमारे बोलने में भी, और आप लोग बात करेंगे तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए समझिए, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है इतिहास का, कला और संस्कृति, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिए। तो देखिए हम जब भी इतिहास पढ़ते हैं तो मानव के बारे में और उसके विकास के बारे में हमने इतिहास को पढ़ा है। उसका राजनीतिक जीवन पढ़ा, सामाजिक जीवन पढ़ा, धार्मिक जीवन पढ़ा। लेकिन आज हमको पढ़ना है इतिहास में कला और संस्कृति। कला और संस्कृति का सीधा संबंध व्यक्ति के विकास से संबंधित है, उनके हुनर से संबंधित है। हम प्राचीन काल में जो भी सभ्यता है, उस सभ्यता को जब हम देखते हैं तो मानव ने कैसे विकास किया। हम देखिए, आप पाषाण काल में चले आएंगे, हमने बताया है कि उस समय मानव अनादोष जीवन व्यतीत करता था, उसके पास बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे। लेकिन आगे चल के मानव विकास हुआ, और मानव ने जब विकास किया तो उसने अपनी कला और संस्कृति के माध्यम से ही विकास किया। कला एवं संस्कृति का प्राचीन इतिहास में सबसे ज़्यादा जो विकास देखने को हमको मिलता है वो मिलता है सिंधु घाटी की सभ्यता से। सिंधु घाटी की सभ्यता से देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पहले मानव को जानकारी बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन वो फिर भी इतना विकसित नहीं था। लेकिन यहाँ आते आते मानव ने ऐसे विकास की धरातल रखा, ऐसे विकास की नींव रखा, जिसका हम लोग आज तक, उस सभ्यता का हम लोग पालन करते हैं आज तक, वो हमारे लिए आधार बन गई। वो कैसे आधार बनी? देखिए उस समय के मानव ने, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? नगरीय सभ्यता है। इसकी विशेषता में आएगी नगरीय सभ्यता है, यानी इन्होंने शहरीकरण को विकास किया। और शहरीकरण का विकास कैसे हुआ? निर्माण कला के माध्यम से। इन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े भवन का निर्माण किया, और भवन का निर्माण तो किया ही साथ उस जो भवन निर्माण किए उनके साथ जो सड़कें बनवाई, और साथ ही साथ जो जल की निकासी यानी जो जल का माध्यम है उसका भी विकास किया। तो हम जब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान बने हैं, उस मकान का जो उन्होंने आर्किटेक्ट तैयार किया था, आज भी हम उसी का पालन करते हैं, भले वो डेवलपमेंट विकास हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। उस समय के मानव ने पक्की ईंट का प्रयोग करना शुरू किया, मकान बनवाना शुरू किया। मकान भी जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं वो 2 मंजिला मकान मिले हैं। सड़क, देखिए आज भी सड़क का विकास होता है, उस समय भी सड़क का जो विकास हुआ था, सड़क को एकदम समानांतर उन्होंने सड़कें बनाई। जैसे शतरंज में सड़कें बनती हैं, एकदम शतरंज की तरह सड़क का उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सड़कों का विकास उसी तरीके से किया। भवन आप देख लीजिए, बड़े बड़े भवन बनाए। अन्नागार, ये सबसे बड़ा भवन था उस समय का, ठीक है। अन्नागार यानी अनाज रखने के लिए जो कोठरी बनवाई उन्होंने, उसी को हम लोग अन्नागार कहते हैं। तो अन्नागार उन्होंने बनाया, ये पक्की ईंटों से बनाया है। बृहत स्नानागार बनाया उन्होंने, बृहत स्नानागार यानी ये क्या कहते हैं कि स्नान करने के लिए
ये माना जाता है कि समूह में लोगों को स्नान करने के लिए एक बहुत बड़ा स्नानागार बनाया, जिसका साक्ष्य हमको मोहनजोदड़ो से मिलता है, और ये पूरा पक्की ईंटों से बनाया है उन्होंने। इसके साथ ही कई भवन बनाए। पानी की निकासी के लिए उन्होंने मकान के अंदर ही कुआं भी बनाया। तो आज हम लोग विकसित तो है, लेकिन आप 40 से 50 साल पहले भी आप देखते हैं भारत में भी, गांव में भी लोगों का माध्यम क्या था, पानी कैसे लेते थे, कुआं से, कुआं का साधन। तो उनकी जो कला की देन है ये सिंधु घाटी सभ्यता की, ये विकसित है। वो लोग मकान में एक आंगन बनाते थे बीचों बीच में। आज आप देख लीजिए कि हिंदू धर्म में जो भी मकान बनाया जाता है उसमें आंगन जरूर रहता है। कितना भी क्या कहते हैं टेक्निक लगा दे नक्शा बनाने वाला, या कितना भी हम लोग मार्बल लगवा दें, लेकिन आंगन जरूर रहेगा। तो ये आंगन बनाने की जो कला की देन है वो किसकी है, सिंधु घाटी सभ्यता की है। ये तो उनका निर्माण कला के बाद बात हो गया। निर्माण कला में ही उन्होंने बड़ी बड़ी मूर्तियों का निर्माण किया। उनकी मूर्ति कला का विकास इस काल में बहुत बड़ी एक योजना थी, मूर्ति कला। और मूर्ति कला जो उन्होंने बनाया वो 3 तरीके से बना था। देखिए, पत्थर की मूर्ति बनी, धातु की मूर्ति उन्होंने बनाया, और इसके साथ ही उन्होंने क्या कहते हैं चूना पत्थर का भी प्रयोग किया मूर्ति में। तो कई प्रकार की मूर्तियां मिलती हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन उस काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन थी, कांसे की नर्तकी की। कांसे। देखिए, उन्होंने जो मूर्ति बनाया आज के 4,500 से 5,000 साल पहले एक कांसे की मूर्ति बनाया, और उस जिस महिला की वो मूर्ति बनाया है उसको नृत्य अवस्था में बनाया। तो ये जो नृत्य करते हुए अवस्था में बनाया, यानी उनके पास ये ज्ञान था कि नृत्य की एक कला है, जिसको उन्होंने अपने निर्माण कला में पिरोकर एक मूर्ति बना दिया। ये मूर्ति आपका कांसे की मूर्ति थी, और ये मूर्ति आपको मोहनजोदड़ो में मिली है। इसी प्रकार उन्होंने कई मूर्तियां बनाया, कई जानवरों की, लगभग सभी जानवर की मूर्ति बनाई है। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी मूर्ति नहीं मिलती है, जैसे गाय की मूर्ति नहीं मिलती है, लेकिन लगभग सभी जानवर की मूर्ति बनाया। उनकी कला का हमको जो दिखाई देता है, हम देखते हैं कि जो मोहर उन्होंने बनाई, उस मोहर में भी चित्रकला का आभास होता है। आप देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में कई मोहरें मिली हैं। जो मोहर मिली है उसमें एक बहुत प्रसिद्ध मोहर मिली है। कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो। उस मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति क्या कहते हैं मोहर मिली है, उसमें 4 जानवर, 4 क्या 5 जानवरों का प्रयोग किया गया है। और उसमें एक क्या कहते हैं व्यक्ति, जिसको हम लोग आदि रूप से हम कल बता रहे थे शिव के रूप में उसकी पूजा की जाती है। तो उस मोहर में उनकी कला का पूरा उल्लेख मिलता है जो उन्होंने बनाया था। यानी उस मोहर पे एक आदि पुरुष जो योग अवस्था में है, यानी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने कला के माध्यम से उन्होंने ये बता दिया कि हमको ये जानकारी की एक संकेत दे दिया था। आदि पुरुष है जिसके दाहिने हाथ एक बाघ एवं हाथी की मूर्ति है, बाएं साइड गैंडा और भैंस की मूर्ति है, और नीचे हिरण की मूर्ति। इसी प्रकार कई प्रकार के बर्तनों उन्होंने बनाया, कई प्रकार के बर्तन का भी निर्माण किया। उन बर्तनों में भी कई प्रकार जी ठीक है। तो कई प्रकार की मूर्ति उन्होंने बनाई। तो बर्तन में भी कई क्या कहते हैं चित्रकारी किया गया है उस समय। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ पर हमको कला का विकास होने लगा। इसके साथ ही साथ आज के वातावरण में जो सौंदर्य प्रसाधन है, हार उस समय बनने लगा था। हार की कला उसी समय जो है बनाई गई थी, ठीक है। और हार की का
की जानकारी उनको थी। उन्होंने उस समय कला और क्या कहते हैं हार के साथ ही साथ और भी सोने, चांदी और तांबे के धातु का उन्होंने प्रयोग किया। ज़्यादातर तांबे धातु का प्रयोग किया, तांबे की धातु का, लेकिन सोना चांदी का भी प्रयोग उन्होंने किया। उनकी संस्कृति का विकास बहुत महत्व, समाज का तो ज़्यादा चित्रण नहीं मिलता है, लेकिन उनका विकास व्यापार में बहुत अधिक है। ठीक है, व्यापार में उनकी संस्कृति देखते हैं तो वाणिज्य, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार का सर्वाधिक विकास। क्योंकि यहाँ की जो कला की जो मोहरें हैं वो हमको मेसोपोटामिया में मिलती हैं, वहाँ भी सेम मोहरें मिलती हैं। ठीक है, तो इसलिए माना जाता है कि किसी देश में जब कोई खुदाई से दूसरे देश की सामान मिलती है तो ये निश्चित है। जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ किसी दूसरे देश की यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस देश की कला को हम भी अपना रहे हैं। तो प्राचीन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की कला को विदेश में भी क्या कहते हैं अपनाया गया। आगे चल के दूसरी सभ्यता हम देखते हैं कला और संस्कृति में, तो वैदिक सभ्यता, ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता का इतिहास उसके साहित्य से ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, कला का ज़्यादा विकास नहीं हुआ। मिट्टी के बर्तन तो मिले हैं लेकिन कला और संस्कृति का विकास नहीं हुआ। इसके बाद वैदिक साहित्य के बाद जो द्वितीय नगरीकरण काल आता है। देखिए, प्रथम नगरीकरण हमेशा आपको मत चलेगा, प्रथम नगरीकरण का काल है सिंधु घाटी, उसके बाद तुरंत आता है ग्रामीण काल। ग्रामीण काल आता है और उसके बाद द्वितीय नगरीकरण की सभ्यता आती है। और इसके बाद इतिहास में इतना विकास हुआ, सर्वाधिक विकास हुआ। तो उसका कारण क्या था? इसके बाद जैसे जब वैदिक सभ्यता के बाद लोहे की खोज हो गई। देखिए, लोहे आप ये समझ लीजिए, मानव के विकास का संबंध, जैसे इस समय कंप्यूटर साइंस यानी इंटरनेट का विकास है, उस काल में देखिए कई विकास का मानव ने चरण होता है। जब तक लोहे की खोज नहीं हुई थी, नगरीकरण तो था ही, लेकिन जहां लोहे की खोज हुई उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में देखिए लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज ने तुरंत क्या किया? शहरीकरण का बढ़ावा दे दिया। इसके बाद ही हमको 16 महाजनपद यहाँ मिलते हैं, कई नगर मिलते हैं। और नगर के साथ साथ क्या हुआ कि व्यापार का भी विकास हुआ, क्योंकि जब शहर बसता है तो व्यापार भी विकास हो जाता है। और इसी समय हम जब क्या कहते हैं नगरीकरण काल में जब प्रवेश करते हैं तो हमको कला और संस्कृति का सर्वाधिक विकास जो हमको दिखाई देता है इसी नगरीकरण काल में, जब मौर्य काल होता है। मौर्य काल, मौर्य काल में क्या कहते हैं कला और संस्कृति का सर्वाधिक विकास हुआ। उस समय अनेक क्या कहते हैं स्तंभ बनाए गए। देखिए, अशोक ने ही अपने शासन काल में अनेक स्तंभों को बनवाया और इस स्तंभ को उन्होंने एकाश यानी एक ही पत्थर का ज़्यादातर प्रयोग किया। और जहाँ जहाँ उन्होंने शासन किया वहाँ वहाँ ये स्तंभ या शिलालेख उनके मिलते भी हैं, अभी भी हैं। जो उन्होंने आज के 3500 साल पहले जो स्तंभ या शिलालेख गढ़वाए थे, आज भी उसी अवस्था में है। थोड़ा सा जीरो मतलब भारतीय क्या कहते हैं पुरातत्व विभाग जो है उन्होंने इसको क्या कहते हैं अपने क्या कहते हैं इसको जीर्णोद्धार भी करवाया है, लेकिन वो है उसी अवस्था में, अभी भी है। तो ये मौर्य काल में बहुत विकास हुआ। मौर्य काल के बारे में उनके राजमहल के बारे में मेगास्थनीज ने स्वयं लिखा है कि उनके क्या कहते हैं कितने दौर लिखा है कि अशोक का जो महल था उसमें 64 दरवाजे थे, बड़े बड़े 64 दरवाजे थे उस समय। और जब एक फाहियान आता है,
महायान ने लिखा है कि अशोक का जो महल है उसको ईश्वर ने बनवाया था, इतना खूबसूरत वो था। यानी करीब 1000 साल बाद आने वाला महायान भी उसकी तारीफ करता है, यानी तब तक वो विकसित अवस्था में था। तो अशोक के काल में स्तंभ शिलालेख तो बने ही है, उनके काल में जो स्तूप की शुरुआत तो पहले ही हो गई थी। देखिए स्तूप अशोक के काल में शुरुआत नहीं हुई थी, सबसे प्राचीन काल में जो स्तूप बना था वो कहाँ बना था? पिपराहा में। ठीक है, ये आपके सिद्धार्थनगर जिले में ही यहीं पे स्तूप बने। लेकिन अशोक के काल में स्तूप का सर्वाधिक विकास हुआ। इनके काल में सबसे बड़ा स्तूप जो है वो है सांची का। रायसेन में पता चलता है, रायसेन ये सांची का स्तूप है। ये अभी तक जो उन्होंने बनाया था स्तूप उसी अवस्था में वैसे ही बना है। ये स्तूप की कला मौर्य काल की सबसे विकसित अवस्था में माना जाता है और ये अभी तक मौजूद भी है। तो उस समय कई स्तूप बने। अशोक ने सांची का भी बनाया। माना जाता है कि भरहुत स्तूप को भी उन्होंने शुरुआत की थी। भरहुत स्तूप ये सतना जिले यहाँ भी। तो कला का बहुत अधिक विकास मौर्य काल में बहुत अधिक विकास हुआ और ज़्यादातर उन्होंने जो पत्थर जो प्रयोग किया था वो क्या कहते हैं, यहाँ मिर्जापुर के पास से मिर्जापुर जिले से में जो पत्थर मिलता है उसी का उपयोग भी होता है। तो मौर्य काल में आते आते देखिए कला का विकास हुआ है, संस्कृति का तो विकास हुआ ही था। उस समय की समाज, देखिए जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो सारी चीज़ें आती हैं आपकी। देखिए समाज भी आ जाता है, अर्थव्यवस्था भी आ जाता है, धर्म भी आ जाता है, सब कुछ। संस्कृति का विकास सम्मिश्रण यानी सभी लोग के लेकर जब सभी पक्ष का विकास होता है तब हम कहते हैं संस्कृति का विकास हुआ। तो मौर्य काल तक आते आते सभी चीज़ का विकास हुआ था, यानी समाज का भी विकास हुआ, साहित्य का भी विकास हुआ उस समय, और क्या कहते हैं व्यापार का भी विकास, यानी अर्थव्यवस्था का भी विकास हुआ। मौर्य काल के बाद देखिए शुंग वंश में हम देखते हैं कि इस समय विदिशा में पहली बार वासुदेव का के सम्मान में गरुड़ देव की मूर्ति बनाई थी। ये शुंग काल में भी कला का विकास हुआ। भरहुत स्तूप जो सतना जिले में है, अशोक ने नींव रखी थी, लेकिन इसका जो है विकास हुआ था क्या कहते हैं शुंग काल में, इसका सर्वाधिक विकास हुआ। इसके बाद हम आते हैं सातवाहन काल में। सातवाहन काल में भी स्तूप कला का सर्वाधिक विकास हुआ। इस काल में अमरावती का स्तूप बना, स्तूप का निर्माण हुआ। सातवाहन वंश में, और सातवाहन वंश में भी क्या कहते हैं संस्कृति यानी समाज साहित्य सभी चीज़ का विकास हुआ। खासकर कला में हम देखिए स्तूप का सर्वाधिक विकास हुआ। इसके बाद देखिए बहुत महत्वपूर्ण वंश था कुषाण वंश। कुषाण वंश में विकास इसलिए ज़्यादा इसमें भी हुआ क्योंकि इसमें मूर्ति कला का तो शुरुआत हुई। पहली बार बुद्ध की मूर्ति कुषाण वंश में बनना शुरू हुई। कुषाण वंश में पहली बार बुद्ध, हाँ गणेश कुषाण वंश की हिस्सा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मूर्ति कला का तो विकास हुआ और महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनना शुरू हुई इसी काल में।
जैन धर्म की, सिर्फ बुद्ध की मूर्ति नहीं, जैन धर्म की भी मूर्ति हमको साक्ष्य मिलता है मथुरा से। मथुरा से ये साक्ष्य मिलता है कि जैन धर्म की भी मूर्ति मिली थी। इसी काल में देखिए, ये तो मूर्ति कला का, ये क्या कहते हैं, सिक्कों का विकास हुआ। सिक्के सर्वाधिक, देखिए सिक्के जो है शुद्ध सिक्के इन्हीं के काल में, सोने के शुद्ध सिक्के। देखिए हमने पढ़ा है भारतीय क्षेत्र में सबसे पहले वेंकट विशिष्ट ने सोने का सिक्का चलाया था। इसी सिक्के पे ही हमको देखिए जो शिव के साथ नंदी की आकृति और त्रिशूल हमने बताया, तो ये क्या है, ये कला का विकास ही है ना, इनके काल में। और इनके काल में स्तूप भी बना था। कनिष्क ने एक बहुत महत्वपूर्ण कहाँ बनाया था बताइए, एक स्तूप बनाया था कनिष्क ने अपने शासन काल में, मोहनजोदड़ो में के पास देखिए बनाया था एक स्तूप। तो इसीलिए मोहनजोदड़ो को स्तूप का टीला भी कहा जाता है। आप लोग को याद है, जिस लोग देखते हैं हमारा पढ़ाया लोग भूलते नहीं, याद है, बहुत लोग याद रहता है। तो ये मोहनजोदड़ो में स्तूप बनाया था, पेशावर में बनवाया था उन्होंने। देखिए उनकी राजधानी थी पेशावर में, पेशावर में भी बहुत महत्वपूर्ण एक टावर बनवाया था पेशावर में। ये 13 मंजिला टावर बनाया था क्या कहते हैं कनिष्क ने। ये टावर एक तरीके के स्तूप की तरह इन्होंने बनवाया था, ठीक है। और उस टावर के ऊपर बुद्ध का दांत रखा था, कि ऐसा माना जाता है कि जो बुद्ध का दांत है वो रखा था उन्होंने इसी टावर पे। तो ये 13 मंजिला टावर बनाया था। टावर का निर्माण कराया था। कुषाण वंश में, कुषाण वंश के बाद देखिए कला और संस्कृति का फिर विकास बड़ी तेजी से होता है गुप्त काल में। इसीलिए देखिए गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों कहा जाता है। इनका सर्वाधिक विकास हुआ निर्माण कला में, ठीक है, हाँ, समाज में हुआ, साहित्य का भी विकास हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप लोग देखेंगे तो गुप्त काल में निर्माण कला यानी मंदिर कला का सर्वाधिक विकास हुआ। सर्वाधिक विकास, कई मंदिर इनके काल में, कई मंदिर बने, ठीक है। बहुत फेमस मंदिर दशावतार मंदिर है। अच्छा ये मार्कर नहीं चला ना, देखिए बहुत फेमस दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर है ललितपुर, झांसी नहीं ललितपुर में दशावतार मंदिर है, ठीक है। हमने इसको देखा है। तो ये दशावतार मंदिर है। दूसरा आपका भीतरी, कानपुर में भीतरी मंदिर है, ईंटों का मंदिर। ये भीतरी का मंदिर ईंटों का बना हुआ। इसी प्रकार तिंगवा मंदिर है, ये विष्णु का मंदिर है, ये जबलपुर में। तो ये निर्माण कला ये बहुत फेमस है। कई और भी मंदिर हैं, हाँ, लेकिन वही बताने वाले हैं कि यहाँ स्थापत्य तो हुआ ये, लेकिन गुप्त काल में चित्रकला का भी विकास हुआ। गुप्त काल में चित्रकला का भी विकास हुआ। सोलहवीं गुफा, 16वीं 17वीं
और 19वीं गुफा, ये अजंता, ये अजंता की गुफाएं हैं। इसी गुफा में, इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित क्या कहते हैं चित्रकला, महात्मा बुद्ध का जो जीवन था उस जीवन को जो साहित्य में हम लोग पढ़ते हैं उसको उन्होंने चित्रकारी के माध्यम से बताया, उनके जीवन का कि कैसे वो गृह त्याग करते हैं, कैसे उनको ज्ञान मिलता है, ठीक है, और कैसे वो ज्ञान देते हैं। तो ये सारी चीज़ों का चित्रकला के रूप में अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, वहाँ पर इसका चित्रण किया गया है। गुप्त काल में स्तूप भी बना था, देखिए मंदिर तो बना ही, अगर आप लोग सारनाथ अगर कोई गया होगा तो वो जाएगा तो इस समय वहाँ पे जो सबसे बड़ा स्तूप है वो गुप्त काल में ही बनवाया गया था, धार्मिक स्तूप। देखिए वहाँ पे 2 स्तूप हैं, बहुत कंफ्यूज होता है। धार्मिक स्तूप गुप्त काल में, ये माना जाता है कुमारगुप्त ने बनवाया, और एक है धर्मराजिका स्तूप, ये भी सारनाथ नहीं है, लेकिन ये इसका उस समय किसी राजा ने इसका बारे में बहुत ज्यादा विकास नहीं है, उसने उसको तोड़ दिया और ये धर्मराजिका स्तूप बनवाया था अशोक ने, ये सारनाथ में है। ये खुले प्रांगण में बना हुआ है, गोल आकार का ये स्तूप ईंटों से बना हुआ है। तो ये गुप्त काल में देखिए कला में तो विकास हुआ ही, मंदिर बना, स्तूप बना, चित्रकला में बना। संस्कृति की बात करते हैं तो उस समय साहित्य का बहुत विकास हुआ, ठीक है। साहित्य में उस समय कालिदास थे, उन्होंने लिखा, और साथ ही साथ कुछ वैज्ञानिक उस समय के थे जिन्होंने क्या कहते हैं धरती के बारे में ही अपना ज्ञान दिया, ठीक है। आर्यभट्ट थे, भास्कराचार्य थे। तो इन लोगों ने उस समय क्या कहते हैं साहित्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसीलिए प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल को साहित्य, समाज और कला के विकास के प्रभाव के कारण ही इसको हम लोग क्या कहते हैं स्वर्णकाल कहा जाता है, इसको स्वर्णकाल कहा जाता है। हाँ, मूर्ति कला, देखिए मूर्तियाँ भी बनी है, इसमें कई मूर्ति मिली भी है। आपका बामियान मिला है बिहार के सुल्तानगंज, बिहार के सुल्तानगंज में भी मूर्ति मिली है, यक्ष की मूर्ति मिली है, यक्ष की मूर्ति मिली है, ये सुल्तानगंज में मिली हुई है बिहार के। ये गुप्त काल के ही समय में ये मूर्ति थी और उस समय विकास हुआ है। और जो आप बता रहे हैं बामियान में भी उस समय मूर्ति बनी थी गुप्त काल में। गुप्त काल के बाद आता है राजपूत काल। राजपूत काल में भी कला और संस्कृति का विकास हुआ था उस समय। राजपूत काल में उस समय कई महत्वपूर्ण मंदिर का निर्माण हुआ, जैसे खजुराहो में कंदारिया महादेव का मंदिर, इसको बनवाया था धन ने, ये शिव का मंदिर है। ये बहुत फेमस मंदिर है खजुराहो का। तो उस समय राजपूत काल में भी कई मंदिरों का अलग अलग वंश के शासकों ने कई मंदिर का निर्माण किया। आपके उड़ीसा में जो है क्या कहते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया। आगे चल के
जो कला निर्माण हुई वो दो शैली में विभाजित हो जाती है, ठीक है। एक शैली होती है मोटे तौर पे, फिर दो क्या तीन भागों में बांटी जाती है। इसको कहते हैं हम लोग नागर शैली, बेसल शैली, बैसल शैली द्रविड़ शैली और द्रविड़ शैली। ये तीन शैली में मंदिर, खासकर मंदिर कला में ये विभाजन हुआ है तीन प्रकार के, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। ये हम आपको आगे बताएंगे। ये तीनों का विभाजन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नागर शैली में मंदिर में निर्माण में क्या अंतर है, बेसर शैली में कैसे मंदिर के निर्माण में क्या अंतर है, और द्रविड़ शैली। इसको बंद कर दीजिए। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब होता है? आपको ध्यान से सिर्फ ऑप्शन जब पूछेंगे तभी आंसर बताइएगा कि भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से होता है। क्वेश्चन है आपका कि भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ किस काल से होता है। आपका ऑप्शन है ए पूर्व आर्य काल, बी ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल, सी मौर्य काल, डी कुषाण काल। भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ किस काल से होता है? ए पूर्व आर्य काल, बी उत्तर वैदिक काल, सी मौर्य काल, डी कुषाण काल। तो चलिए बताइए, ए कितने लोग कहते हैं? बी सी डी कुषाण काल। इसका आंसर है ए पूर्व आर्य काल। देखिए मूर्ति पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से इसीलिए देखिए हम बार बार इसको कहते हैं, इसीलिए देखिए क्या है क्वेश्चन ऑप्शन, ये आगे से क्वेश्चन है इन्होंने घुमाया है, लेकिन आप समझिए पूजा पद्धति मूर्ति बना के पूजा सिंधु घाटी में ही लोग करने लगे थे, ठीक है। और तो मतलब आर्य काल के पहले, यानी इसका मतलब है कि वैदिक काल के पहले, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा ए। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहर प्राप्त हुई है उसमें किस जानवर की आकृति सर्वाधिक बनी? आपको बताना है कि सिंधु घाटी से प्राप्त मोहर पर किस जानवर की आकृति सबसे ज्यादा है। ए गाय, बी बाघ, सी हाथी, डी गैंडा। सिंधु घाटी सभ्यता से जो मोहर मिली है उसमें सबसे ज्यादा किस जानवर की आकृति बनी है? चलिए ए कितने लोग कहते हैं? बी आपने कहा बाघ, अच्छा आपने कहा सी हाथी, डी इसमें सभी को मान देखिए जब गैंडा कह दिया तो जब ऑप्शन में एक सींग वाला या दो सींग लिखते तब ना उसमें कंफ्यूजन कहते। गैंडा है तो उसमें ऑप्शन में कहा एक सींग दो सींग लिखना है। आपको देखिए क्या बताना है, बहुत ध्यान से बताइएगा। हम लिख रहे हैं, आपको बताना है कि ये क्रम कब कब प्रारंभ हुआ था, पहले से बाद में। हम लिख दे रहे हैं
सोने का सिक्का बता रहे हैं। हाँ बता रहे हैं। पहले हम ऑप्शन लिख रहे हैं तब आपको क्वेश्चन से पता चलेगा। अब आपको बताना है कि क्रम से, मतलब पहले के बाद, पहले किस चीज इतिहास में आया, फिर उसके बाद से। अब आप लोग अपना, हम ऑप्शन लेके मैं जो बताएगा, जिसको जानकारी हो गई है वो हमको बताएगा। बी सी डी ए आप आंसर बताइए, आप कॉन्सेप्ट मत बताइए, पहले बताइए, आपसे बताइए, आपको ऑप्शन देना डी बी रहेगा। आप क्या कह रहे हैं? बी एक ऑप्शन और बताइए। एक ऑप्शन है अब सही हो गया, एक आंसर सही है। चलिए बताइए। हाँ अब सही हो गया, हमने भी ध्यान से देख लिया है, अब सही हो गया। बताइए एक नंबर के साथ कितने लोग सहमत हैं? 2 लोग। आप कैसे? और 2 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर, 2 लोग। चलिए अब देखते हैं, हम देख रहे हैं पहले क्या होगा। पहला है डी, यानी कांसे का प्रयोग। दूसरे में होगा सी, लोहे का हल। तीसरा है पी, चौथा है डी। पहले कांसे का सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग हुआ। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में लोहे का उल्लेख मिलता है, लोहे के फाल का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, कि जुताई के समय लोहे का उल्लेख करते थे। ठीक है, इसीलिए बार बार देखिए बताते हैं कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का शुरुआत हो गया था। ठीक, उसके बाद पहले चांदी का सिक्का बनाया, यानी 5वीं शताब्दी का। फिर सोने का सिक्का आया 1ली शताब्दी का। तो ये क्रम है आपका, सिर्फ 2 ही लोगों ने बताया है। फिर आप लोग क्वेश्चन बताइए, प्राचीन भारत में निशाका किसे कहते थे? प्राचीन भारत में निशाका किसे कहते थे? ए स्वर्ण आभूषण, बी गाय,
सब भी लिख दे रहे हैं। हाँ, प्राचीन भारत में निशाका किसे कहते थे? प्राचीन भारत में ये क्वेश्चन है, निशाका किसे कहते थे? ए स्वर्ण आभूषण को, बी गाय को, सी तांबे के सिक्के को, डी चांदी के सिक्के को। चलिए बताइए, ए कितने लोग कहते हैं? बी गाय, गाय को एक ही लोग। सी तांबे का सिक्का, और डी चांदी का सिक्का, दो लोग। चांदी तो नहीं। तो इसका आंसर ए ही सही है। निष्क गले का हार होता था, ठीक है। शुरुआत में गले के हार को निष्क बोला जाता था, यस सर। ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान में रखिए, आगे चल के इसी निष्क को सिक्का भी कहा जाता है। यस सर। क्या चीज? चलिए क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, बाद में डिस्कशन करिएगा। अपना जो समीक्षा है बाद में, पहले बता सकते हैं। आपको बताना है कि ऋग्वेद काल में सर्वाधिक नदी का उल्लेख किस नदी का उल्लेख हुआ है? ऋग्वेदिक काल में, ऑप्शन बता दे रहे हैं आप लोग, को बताइएगा। ऋग्वेद काल में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है? ए सिंधु, बी सरस्वती, गंगा, यमुना। ऋग्वेद काल में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है? चलिए अब बताइए, ए कितने लोग कह रहे हैं? बी सरस्वती, लोग दो आंसर मारे क्या? सी गंगा, डी 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 कितने लोग कहते हैं? यमुना। इसका आंसर होगा सिंधु नदी। उल्लेख सर्वाधिक सिंधु नदी का होता है, लेकिन पवित्र नदी अगर कहा जाए, सर्वाधिक पवित्र नदी। देखिए कंफ्यूज करते हैं लोग, कंफ्यूज नहीं करते। हाँ, इसीलिए क्वेश्चन आप लोग दे रहे हैं कि कंफ्यूजन होता कहाँ है, ये बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। महात्मा, देखिए ध्यान से, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य के, किस वंश में हुआ था? राज्य के किस वंश में हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य के वंश में हुआ था? देखिए समझ लीजिए क्वेश्चन। अब हम लिख रहे हैं, ए बल, बी साग, सी लिच्छवी, डी गुप्त। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य के वंश में हुआ था? ए कितने लोग कह रहे हैं? बी साग, साग को नहीं कह रहा। सी लिच्छवी, दो, और डी गुप्त, एक। ये सही है। मल्ल, कुशीनगर के मल्ल, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, कुशीनारा में। उस समय मल्ल वंश का शासन था, ठीक है। आपको बताना है, फिर ध्यान से सुन लीजिए हमारा क्वेश्चन। सप्तपड़ी गुफा कहां पर स्थित है?
पड़ी, ए सांची, बी उज्जैन, सी राजगिरी, डी वैशाली। सप्तपदी गुफा, सप्तपदी गुफा कहाँ स्थित है? सप्तपदी गुफा किस जगह स्थित है? चलिए, ए कितने लोग कहते हैं? सांची, एक। बी उज्जैन, तो आप ही कहना। सी राजगिरी और डी वैशाली। वैशाली कितने लोग? कोई नहीं कह रहा। सी ही सही है। राजगिरी की सप्तपदी गुफा में ही पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ। आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गए अष्टांगिक मार्ग में क्या कौन सा मार्ग शामिल नहीं है? अष्टांगिक मार्ग में कौन सा मार्ग शामिल नहीं है? इनमें से अष्टांगिक मार्ग में कौन सा मार्ग, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अष्टांगिक मार्ग में कौन सा मार्ग शामिल नहीं है? चलिए, ए कितने लोग कहते हैं? बी, सी और डी। इसका उत्तर बी ही सही है। क्षणिकवाद का संबंध किस धर्म से है? क्षणिकवाद का संबंध किस धर्म से है? एक बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है देखिए, क्षणिकवाद हम लिख दे रहे हैं। क्षणिकवाद, क्षणिकवाद का संबंध इनमें से किस धर्म से है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी ब्राह्मण धर्म, डी आजीवक धर्म। ए कितने लोग कहते हैं? बी जैन धर्म, सी ब्राह्मण धर्म, डी आजीवक धर्म। सभी ने उत्तर नहीं दिया, इसमें लग रहा है कि दो ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन इसका उत्तर होगा ए बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की ही का सिद्धांत है क्षणिकवाद, यानी जीवन जो है वो क्षणिक है। चलिए, आपको बताना है जैन धर्म में एक सिद्धांत है, जब जीव का कर्म की ओर प्रवाह रुक जाता है तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? इसको हम लिख दे रहे हैं। जब जीव का कर्म की ओर प्रवाह रुक जाता है, जीव का कर्म की ओर प्रवाह रुक जाता है तो क्या कहते हैं? आश्रम, बी बंधन, बी शमन, डी निर्जरा। जब जीव का कर्म की ओर प्रभाव रुक जाता है तो जैन धर्म में इस अवस्था को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन
ए कितने लोग कहते हैं? ए आश्रव, कोई नहीं कहता। बी बंधन, सी संवर, एक ही लोग। बी निर्जरा, ज्यादातर लोग निर्जरा कह रहे हैं, लेकिन इसका उत्तर होगा सी संवर। देखिए हमने बताया था महावीर स्वामी यानी जैन धर्म में ये सिद्धांत दिया गया है कि जीव जब कोई कर्म करता है तभी, यानी अपनी लालसा से, उन्होंने भी तृष्णा ही बताया महात्मा बुद्ध की तरह, इच्छा से कोई कर्म, तो जीव का कर्म की ओर जब आश्रम मतलब आगमन होता है तो ऐसी अवस्था को कहते हैं आश्रव, एकदम क्रम से। और जब संयुक्त हो जाता है तब बंधन। फिर उन्होंने बताया है कि 3 रत्न, उन्होंने भी बताया है 3 रत्न, वो कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, दर्शन और चरित्र। 3 दर्शन का जब प्रयोग करेंगे तो जीव का कर्म की ओर प्रभाव रुक जाए, तो इसको अवस्था को संवर उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा पहले से ही जो कर्म जीव में मौजूद है वो जब पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे तो उसको कहते हैं निर्जरा। आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं, हीनयान एवं महायान में मुख्य अंतर किस बात को लेकर था? हीनयान एवं महायान में अंतर किस बात को लेकर था? एक अहिंसा, बी मानव रहित समाज, सी देवी देवता का पूजा, डी स्तूप पूजा। क्वेश्चन है आपका, हीनयान एवं महायान में प्रमुख अंतर किस बात पर था? अंतर का मुख्य क्या था, किस बात पर? ए अहिंसा पर था, बी मानव रहित समाज, सी देवी देवता की पूजा और डी स्तूप पूजा। तो ए कितने लोग कहते हैं? ये आपने कहा, आपने भी कहा ए यानी अहिंसा को लेकर अंतर था। बी मानव रहित समाज, ये कोई नहीं कहता। सी देवी देवता की पूजा, डी स्तूप पूजा। इसका आंसर सी ही होगा। बुद्ध भगवान की मूर्ति बना के। देखिए हीनयान महायान बिल्कुल विशेष अंतर उनकी पूजा पद्धति को लेकर भी था, और भी छोटी छोटी चीज थी, लेकिन पूजा पद्धति, ये हीनयान वाले महात्मा बुद्ध को पुरुष मानते थे, वो नहीं चाहते थे कि देवता की तरह को पूजा किया जाए, लेकिन महायान उनका देवता मानने लगे और उनकी पूजा करते। ये आपका क्वेश्चन हो गया। हाँ हो गया।